हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए 12वां मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वे 10 मॉडल पेपर आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। परीक्षा पैटर्न पर आधारित दोस्तों आपका कुल मॉडल पेपर होगा। इसमें दोस्तों आपके पार्ट ए के संबंधित दोस्तों पार्ट ए में है जो कि आपकी राजस्थान जीके और दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और दोस्तों पार्ट बी में यानी आपके नगर पालिका अधिनियम से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। क्या लाइन है दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये तकलीफ लग रही है ना दोस्तों, अब दोस्तों आपके सामने कई सारी समस्याएं भी आएगी दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इस तकलीफ को दोस्तों आपको सह लिया दोस्तों, इस तकलीफ को आपने सह लिया तो यकीन मानना दोस्तों, इस मंजिल की दोस्तों इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि वो आपके सामने घुटने ना टेक सके। ये मंजिल दोस्तों आपको जरूर गले लगाएगी, लेकिन दोस्तों इसको इससे पहले आपको दोस्तों जमकर पसीना बहाना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फटाफट से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि राज्यों के विलय की नीति का सूत्रपात किसने किया? जल्दी से बताइए दोस्तों, राज्यों के विलय की नीति का सूत्रपात किसने किया था? याद करो दोस्तों, राजस्थान में ब्रिटिश शासन वाला टॉपिक दोस्तों आपने पढ़ा है, तो जल्दी से बताइए राज्यों के विलय की नीति का सूत्रपात किसने किया था? याद करो दोस्तों, किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य, याद करो दोस्तों, अंतिम राज्य कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? सिरोही। बिल्कुल, सिरोही था। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और पहला राज्य कौन सा था दोस्तों? जल्दी से बताइए, कौन सा था? करौली। बिल्कुल, जिन्होंने 9 नवंबर 1817 में है जो कि संधि की थी। और दोस्तों सिरोही ने कब की थी, याद है आपको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप कर बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था कब लागू की गई थी? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था कब लागू की गई थी? याद करो दोस्तों जल्दी से। कमिश्नरी व्यवस्था दोस्तों जल्दी से बताइए कब लागू की गई थी? 1832। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी छापिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्य का कौन सा स्थान सर्वप्रथम ब्रिटिश नियंत्रण में आया था? कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान का कौन सा राज्य था जिसने सर्वप्रथम है जो कि संधि की थी, तो करौली था। और अंतिम है जो कि आपका सिरोही। लेकिन दोस्तों ये पूछ रहा है कि राज्य का कौन सा स्थान था जो सर्वप्रथम ब्रिटिश नियंत्रण में आया था, तो कौन सा था दोस्तों? अजमेर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापना। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि अंग्रेजों से संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। याद करो दोस्तों, अंग्रेजों से संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम, पहले तो दोस्तों करौली ने की थी, फिर दोस्तों कोटा ने, फिर जोधपुर। बीच आपना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक बताऊं दोस्तों, तो आप याद रख लेना कि सिटी कोटा जब बिकी तो जयपुर जैसी दिखी। ठीक है, ये संपूर्ण राज्यों के है जो कि क्रम वाइज ट्रिक है, आप याद कर लेना कि सिटी कोटा जब बिकी तो जयपुर जैसी दिखी। ठीक है, इस तरीके से है जो कि आपको याद कर लेना है। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान में ब्रिटिश शासन के अधीन कितनी रेजिडेंसी एवं एजेंसी गठित की गई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान में ब्रिटिश शासन के अधीन कितनी रेजिडेंसी एवं कितनी एजेंसी गठित की गई? याद करो दोस्तों, तो कुल कितनी थी दोस्तों? 3 रेजिडेंसी और 6 एजेंसी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी छापना। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि सन 1857 का
स्वतंत्रता संग्राम देशी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देशी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया? याद है आपको? याद करो दोस्तों। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, वहीं आपका अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? जल्दी से बताइए दोस्तों। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस स्थान पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस स्थान पर? तो झालावाड़ पर। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कुशाल सिंह के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए किस अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था? जल्दी से बताइए दोस्तों। कुशाल सिंह के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए किस अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया? याद करो दोस्तों, किस अंग्रेज अधिकारी के अध्यक्षता में किया गया यह गठन? तो किस अंग्रेज अधिकारी के दोस्तों? मेजर लेटर। बिल्कुल, मेजर टेलर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था? जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन सा था? याद है आपको? याद करो दोस्तों। कोठारिया कौन था? रावत जोध सिंह। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में परिवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में परिवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? याद करो जल्दी से। तो किसे दिया जाता है दोस्तों? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसे दिया जाता है? जयनारायण व्यास को। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सज्जन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? जल्दी से बताइए दोस्तों। सज्जन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? याद करो दोस्तों, कहाँ से होता था? उदयपुर से होता था। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गैब सागर झील के निकट कालीबाई व श्री नानाबाई खाट का अंतिम संस्कार किया गया। ये स्थान दोस्तों किस जिले में स्थित है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा इजी भी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। गैब सागर झील के निकट कालीबाई व श्री नानाभाई खाट का अंतिम संस्कार किया गया, ये स्थान किस जिले में स्थित है? यहाँ पर दोस्तों आप कालीबाई कर लेना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, ये स्थान कहाँ पर है? डूंगरपुर में। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका कि बलवंत सिंह राजनीतिक चेतना का जागृत करने के लिए प्रताप सभा की स्थापना कब की गई थी? बलवंत सिंह मेहता ने राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए प्रताप सभा की स्थापना दोस्तों कब की गई? याद है आपको? जल्दी से बताइए कब की गई थी? 1915। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका कि शोभा नहीं दोस्तों, यहाँ पर शोभालाल कर लेना कि शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? याद है आपको? किस स्थान पर दोस्तों? सागवाड़ा में। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका कि 16 मई 1938 को सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद का गठन कर इसका नेतृत्व किसे सौंपा? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। 16 मई 1938 को सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद का गठन कर इसका नेतृत्व किसे सौंपा था? याद है आपको?
तो इसका नेतृत्व दोस्तों किसे सौंपा था, जल्दी से बताइए। जय नारायण व्यास को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में सशस्त्र हिंसक क्रांति की नींव डालने वाला स्वतंत्रता सेनानी कौन था दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान में सशस्त्र हिंसक क्रांति की नींव डालने वाला कौन स्वतंत्रता सेनानी था, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन था। याद करो दोस्तों कौन था, गोपाल सिंह खरवा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रधान मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, जल्दी से बताइए दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रधान मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, याद करो दोस्तों, कहाँ पर किया गया था। कानपुर में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित प्रदेश कौन सा था। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित प्रदेश कौन सा था, याद करो दोस्तों कौन सा था। याद करो दोस्तों कौन सा था, जल्दी से बताइए। अजमेर मेरवाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, जल्दी से बताइए। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, याद है आपको, जल्दी से बताइए दोस्तों किसने की थी। बिल्कुल केसरी सिंह भाट। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चित्रकारी की कौन सी शैली पर लोक जीवन के चित्रण का विशेष प्रभाव था जो आज भी पट चित्रण के रूप में जीवंत है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए कि चित्रकारी की कौन सी शैली पर लोक जीवन के चित्रण का विशेष प्रभाव था जो आज भी पट चित्र के रूप में जीवंत है। तो कौन सी शैली थी दोस्तों, शाहपुरा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। शाहपुरा है जो कि आपका भीलवाड़ा में है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है, जल्दी से बताइए दोस्तों। बड़ा इजी सवाल है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है, याद करो दोस्तों कौन सी है सबसे प्राचीन। कौन सी, मेवाड़ शैली। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बीकानेर शैली का सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्र 1606 ईस्वी में किसके द्वारा चित्रित व्यक्ति चित्र है। क्वेश्चन को बड़ा घुमाकर पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। बीकानेर शैली का सर्वाधिक पुराना व्यक्ति कौन है जो कि 1606 ईस्वी में, अच्छा किसके द्वारा चित्रित व्यक्ति चित्र है, ये बताना है आपको। बीकानेर शैली का सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्र 1606 ईस्वी में किसके द्वारा चित्रित व्यक्ति चित्र है, याद करो दोस्तों किसके द्वारा। नूर मोहम्मद। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किशनगढ़ चित्रकला शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था, जल्दी से बताइए दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करनी है। किशनगढ़ चित्रकला शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, विनय सिंह नहीं कर देना है दोस्तों, सावंत सिंह। बिल्कुल सावंत सिंह का और नाम क्या था दोस्तों, नागरी दास भी था, तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। तो सावंत सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। और विनय सिंह तो दोस्तों याद करो अलवर के थे, जिन्होंने दोस्तों याद है आपको सिलीसेट झील का निर्माण भी करवाया था, और सिलीसेट झील अलवर में है, वो विनय सिंह है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो सावंत सिंह के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। और किशनगढ़ चित्रकला शैली नारी सौंदर्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस क्षेत्र के भित्ति चित्रों पर लोक जीवन में झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है,
जल्दी से बताइए दोस्तों, किस क्षेत्र के भित्ति चित्रों पर लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो किस क्षेत्र की है दोस्तों, जल्दी से बताइए। कोटा बूंदी नहीं है दोस्तों, शेखावटी है। क्या है? शेखावटी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापना है क्या? ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? याद है आपको? याद करो दोस्तों, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताइए, किस जाति की महिलाओं द्वारा? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना है क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि कौन सा नृत्य जिसमें कलात्मक अदाकारियाँ प्रस्तुत की जाती हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा नृत्य है जिसमें है जो कि कलात्मक अदाकारियाँ प्रस्तुत की जाती है? याद करो दोस्तों, कौन सा नृत्य है? कौन सा नृत्य दोस्तों? भवाई नृत्य, बिल्कुल बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। कमेंट्स आपके दिख रहे हैं दोस्तों मुझे, लेकिन मैंने मॉडल पेपर की शुरुआत जब की थी दोस्तों, तब क्या कहा था कि सारे मॉडल पेपर तो लाइव होंगे दोस्तों, लेकिन है जो कि इसमें हम बीच में बातें नहीं करेंगे, है ना। और वादा रहा दोस्तों आपसे कि आपने इन मॉडल पेपरों को दोस्तों समय निकाल कर है जो कि पूरी शिद्दत के साथ निकाल लिया, तो दोस्तों आप चिंता मत करना, इस समय की पूर्ति है जो कि आपके परीक्षा हॉल में होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का? याद है आपको? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए किस संप्रदाय का है? जसनाथ जी संप्रदाय का, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना है क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि म्हारी बरसा लहरी मोमल हालेनी ए आली जेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजी भी है दोस्तों, जल्दी से बताइए। म्हारे बरसा लहरी मोमल हालेनी ए आली जेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का है दोस्तों? जैसलमेर का, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका पीडीएफ की चिंता मत करो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो कि आपका टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम का नाम यही है दोस्तों, मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर है जो कि आपको इसी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि किस प्राचीन साहित्यकार ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया था? याद है आपको? राजस्थान की बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है दोस्तों मारवाड़ी। तो जल्दी से बताइए किस प्राचीन साहित्यकार ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया है? तो किस साहित्यकार ने किया दोस्तों, जल्दी से बताइए। अबुल फजल, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की अमूल्य साहित्य धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? याद है आपको? राजस्थान की अमूल्य साहित्य धरोहर है बाता की फुलवारी, जो कितने खंडों में उपलब्ध है? याद करो दोस्तों, कितने खंडों में उपलब्ध है? तो कितने खंडों में है? 12 खंडों में। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई बोली कौन सी है? याद करो दोस्तों, मारवाड़ी और मालवी से सम्मिश्रण उत्पन्न हुई बोली पूछ रहा है, कौन सी है? आपको याद है? याद करो दोस्तों, कौन सी है? रागड़ी बोली, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना है क्या? ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि तोरावटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? जल्दी से बताइए दोस्तों, तोरावटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? याद है आपको? तो तोरावटी है जो कि ढूंढाड़ी की उपबोली है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? याद करो दोस्तों, राजस्थान की किस भाषा पर, किस बोली पर दोस्तों मराठी भाषा का प्रभाव है? याद करो, किस बोली पर है मराठी भाषा का प्रभाव दोस्तों? मालवी छापना है क्या? मालवी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। मालवी छापना इसका एकदम सही आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए दोस्तों। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? याद करो दोस्तों, कौन है? रणछोड़ भट्ट है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसे हम क्या कहते हैं? याद है आपको? याद करो दोस्तों, मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान का कालिदास याद है आपको? महाकवि माघ को। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी छापना। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि कौन थे, जिन्होंने है जो कि दोस्तों आपके कर्प दर्पण नामक पुस्तक की रचना की थी? याद करो दोस्तों, जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि कौन थे, जिन्होंने कर्प दर्पण नामक पुस्तक की रचना की थी? तो कौन थे दोस्तों? याद करो दोस्तों, कौन थे? बांकीदास। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी छापना। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान कौन थे दोस्तों, जिसने है जो कि मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी? याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान कौन था जिसने है जो कि मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी? कौन था दोस्तों? चक्रपाणि मिश्र। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी छापना। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? राजस्थान में प्रवाह दोस्तों कितने रूप में पाया जाता है? याद है आपको? जल्दी से बताइए। 3 रूप। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि बिच्छा मेड़ा में कौन सी नदी गिरती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, बिच्छा मेड़ा में कौन सी नदी गिरती है? याद है आपको? याद करो दोस्तों, कौन सी नदी गिरती है? सोम नदी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी छापना। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य में प्रवाहित होती है? याद करो दोस्तों, कौन सी नदी है जो कि फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य में प्रवाहित होती है? फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? याद है आपको? उदयपुर में है। तो उदयपुर में कौन कौन सी नदी है दोस्तों? मानसी भी है, वाकल भी है और सोम भी है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी नदी अमृत नदी के नाम से विख्यात है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। कौन सी नदी अमृत नदी के नाम से विख्यात है? याद है आपको? तो कौन सी नदी दोस्तों? घग्गर नदी। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी नदी वशिष्ठी नदी कहलाती है? याद करो दोस्तों, कौन सी नदी वशिष्ठी नदी कहलाती है? याद है आपको? कौन सी नदी? बनास। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसे भी आपको नोट करना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? याद करो दोस्तों, किशोर सागर तालाब कहाँ पर है? याद है आपको? जल्दी से बताइए। कोटा में है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? याद करो दोस्तों, किस जिले में नारायण सागर बांध? जल्दी से बताइए, किस जिले में है? अजमेर में है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी छापना। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो कौन सा बांध है? याद करो जल्दी से। कौन सा बांध है दोस्तों? भीम सागर बांध। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है?
जल्दी से बताइए। सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है, याद है आपको? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, इसे है जो कि रामसर साइट। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि छत्रविलास तालाब कहाँ स्थित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, छत्रविलास तालाब कहाँ पर है, याद है आपको? तो छत्रविलास तालाब कहाँ पर है? कोटा में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है पूर्णतः राजस्थान में, तो है जो कि आपका बनास ऑप्शन होगा। लेकिन दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी व निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था जिसने है जो कि आपके मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई। याद करो दोस्तों, राजस्थान का वह प्रथम राज्य कौन सा था जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी। तो कौन सा था, याद है आपको? कौन सा था दोस्तों, जल्दी से बताइए। आमेर। बिल्कुल आमेर ही था। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। याद करो दोस्तों, जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, याद है आपको? तो किसने प्रदान की थी दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो शाहजहां ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 7 मंजिलें चंद्र महल की 7वीं मंजिल क्या कहलाती है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 7 मंजिल है, उसमें जो कि चंद्र महल की 7वीं मंजिल क्या कहलाती है, याद है आपको? क्या कहलाती है? मुकुट मंदिर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि पहला व अंतिम मुगल अभियान कौन सा था जिसमें है जो कि सर्वाधिक संख्या में राजपूत शामिल हुए थे। याद करो दोस्तों, पहला और अंतिम मुगल अभियान कौन सा था जिसमें है जो कि सर्वाधिक संख्या में राजपूत शामिल हुए थे। याद करो दोस्तों, कौन सा था? काबुल अभियान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि अंग्रेजों ने जंग बहादुर की उपाधि जयपुर के कौन से शासक को प्रदान की थी। याद करो दोस्तों, अंग्रेजों ने जंग बहादुर की उपाधि जयपुर के कौन से शासक को प्रदान की थी। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोरी की तरह छाप कर बताना। हर मॉडल पेपर की तरह इसका ऑप्शन भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह पर कौन सी स्थापत्य का निर्माण करवाया था। याद है आपको, कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह पर कौन सी स्थापत्य का निर्माण करवाया था। याद करो दोस्तों, कौन सी स्थापत्य का? श्रृंगार चंवरी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि बप्पा रावल ने मेवाड़ की कौन से स्थान पर एक लिंग जी के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। याद करो दोस्तों, बप्पा रावल ने मेवाड़ के कौन से स्थान पर एक लिंग जी शिव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कौन से स्थान पर करवाया था दोस्तों? कैलाशपुरी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मेवाड़ के महाराणा लाखा ने शरणार्थी मारवाड़ के रणमल को कौन सी जागीर प्रदान की थी। जल्दी से बताइए दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा लाखा ने शरणार्थी मारवाड़ के रणमल को कौन सी जागीर प्रदान की थी, याद है आपको? कौन सी की थी? धनला की। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था। जल्दी से बताइए दोस्तों, अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था, याद है आपको? 12 महीने दोस्तों आहड़ में करवाया था। ऑप्शन नंबर डी छापना, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि किस राठौड़ शासक ने जोधपुर राज्य की सीमाओं को सर्वाधिक विस्तार किया था।
याद करो दोस्तों। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किस राठौड़ शासक ने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया था? तो किसने किया था दोस्तों? राव मालदेव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कितने समय तक रखना अनिवार्य है? 6 सप्ताह तक। बिल्कुल सही है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे है जो कि त्याग पत्र देना पड़ेगा? तो किसे देना पड़ेगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राज्य का महाधिवक्ता कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? याद करो दोस्तों, जो एडवोकेट जनरल होता है ना, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो कितने समय तक रह सकता है, जल्दी से बताइए। कितने समय तक रह सकता है दोस्तों? राज्यपाल की प्रसादन पर्यटन तक। बिल्कुल, राज्यपाल की प्रसाद पर्यटन तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, वहीं आपका अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है? तो किससे लेता है दोस्तों? संबंधित राज्य के राज्यपाल से, या दोस्तों संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से? तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? याद करो दोस्तों, कब हुआ था, याद है आपको? राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, जल्दी से बताइए। कब हुआ था? 1996 को नहीं दोस्तों, 1994 को। बिल्कुल सही है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राज्य की सरकार तथा राज्य की पंचायतों यानी स्थानीय निकायों के मध्य वित्त बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो किसकी सिफारिश पर होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। किसकी सिफारिश पर होता है? राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है और दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? और राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम बार लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई थी? याद करो दोस्तों, राजस्थान में प्रथम बार लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई थी, याद है आपको? कब की गई थी दोस्तों? 28 अगस्त 1973 को। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष के अतिरिक्त दोस्तों कितने सदस्य होते हैं, जल्दी से बताइए। कितने होते हैं? 4। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, याद है आपको? कब किया गया था दोस्तों? 18 अप्रैल 2006 को। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की वह सुंदरी जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 में वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। याद करो दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित आपकी क्वेश्चंस आने लगे हैं, अब जल्दी से बताइए। राजस्थान की वह सुंदरी जिन्होंने है जो कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है, कौन है दोस्तों?
बिल्कुल सही, नंदिनी गुप्ता, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस अभ्यारण्य में डॉल्फिन और गैंडों के लिए राजस्थान चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस अभ्यारण्य में डॉल्फिन और गैंडों के लिए राजस्थान चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? याद है आपको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि पीएनबी हाउसिंग द्वारा राजस्थान के किस जिले में वाटरशेड विकास परियोजना यानी जल खुशहाली शुरू की है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। किस जिले में शुरू की है? याद करो। किस जिले में दोस्तों? करौली जिले में, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बाल विवाह रोकने हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह की सूचना देने वालों को 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। बाल विवाह को रोकने हेतु जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह की सूचना देने वालों को 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तो किस जिला प्रशासन है जो कि ये कार्य शुरू किया है? याद करो दोस्तों। उदयपुर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अजमेर में संभागीय स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? याद करो दोस्तों, ये आयोजन कब किया जाएगा? तो ये आयोजन है जो कि 20 से 21 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका कि कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? याद करो दोस्तों, किस पुस्तक का विमोचन किया है? याद है आपको? किस पुस्तक का दोस्तों? अपनी धरोहर आपनो गौरव, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में राज्य में कहाँ है जो कि 2 युद्धक टैंकों को स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन भी आपको कमेंट बॉक्स में गोरी की तरह छाप कर बताना है। चलिए बाकी है जो कि इसका आंसर ना मिले दोस्तों तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और बाद में है जो कि मैं इस क्लास में पिन भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है दोस्तों। इसीलिए है जो कि पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता था, लेकिन अब आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी कितनी है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आरटीडीसी द्वारा प्रस्तावित ढोला मारू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? याद करो दोस्तों, कहाँ पर किया जा रहा है? जल्दी से बताइए। आरटीडीसी द्वारा प्रस्तावित ढोला मारू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? याद करो दोस्तों। कहाँ पर? दामोदरा गांव, जैसलमेर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के किस जिले में 13 से 14 अप्रैल 2023 को G20 देशों के WT समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया? याद करो दोस्तों, किस जिले में किया गया? जयपुर जिले में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में राज्य के कितने विश्वविद्यालयों को राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि देने के प्रस्ताव पारित किया है? याद करो दोस्तों, कितने विश्वविद्यालयों द्वारा कितने विश्वविद्यालयों को दोस्तों राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि देने का प्रस्ताव पारित किया है? कितने विश्वविद्यालयों को दोस्तों? तो कुल है जो कि आपके कितने विश्वविद्यालय दोस्तों? 7 विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस पार्ट बी में सही होते हैं। तो प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम कब आया? जल्दी से बताइए दोस्तों। आज पार्ट बी के लिए दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है जो कि तैयार किए गए हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम कब आया? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, कब आया था? 1954 को, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सदस्य के कार्यकाल में एक आकस्मिक रीति को किस आधार पर भरा जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सदस्य के कार्यकाल में एक आकस्मिक रीति होती है दोस्तों। उस रीति को किस आधार पर भरा जाता है? जल्दी से बताइए किस आधार पर भरा जाता है दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। वो है जो कि उपचुनाव के माध्यम से भरा जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण के प्रथम चरण के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? जल्दी से बताइए दोस्तों। नगर पालिका अधिनियम की दोस्तों जितनी भी शहरी योजनाएं हैं उनसे संबंधित है, जो कि हमने आपके लिए एक एक पॉइंट का दोस्तों है जो कि क्वेश्चन तैयार किया है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण प्रथम के अंतर्गत दोस्तों कितने हैं जो कि शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों। 4324 है जो कि निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है आपका। ये शहरी विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है, या दोस्तों इसका लक्ष्य देश को है जो कि अक्टूबर 24 तक स्वच्छ बनाना है, या फिर दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य खुले में शौच को कम करना या ख़त्म करना है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? नहीं पूछ रहा दोस्तों, तो कौन सा कथन नहीं है? ये है जो कि शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि धारा 32 का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 32 का संबंध आपसे पूछ रहा है दोस्तों। धारा 32 का संबंध किससे है, याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 32 का संबंध याद करो दोस्तों। जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपील करने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि शहरी निकायों के चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक संतानें किस तिथि के बाद नहीं होनी चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। शहरी निकायों के चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक संतानें किस तिथि के बाद नहीं होनी चाहिए दोस्तों? किस तिथि के बाद दोस्तों? जल्दी से बताइए। बिल्कुल 27 नवंबर 1995। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि इंदिरा रसोई योजना के संबंध में सही कथन का चयन करना है आपको। तो याद करो दोस्तों। जिला स्थानीय समन्वय तथा दोस्तों मॉनिटरिंग समिति सर्दी व गर्मी के मौसम में आवश्यकता अनुसार इसके समय परिवर्तन कर सकती है। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत कोई भी दानदाता अपने परियोजनाओं और वर्षगांठ, जन्मतिथि, जन्मदिन या दोस्तों विशेष अवसर पर भोजन दे सकता है। और इंदिरा रसोई को सामुदायिक भवन, रेल व बस स्टेशन या अन्य आश्रय स्थल पर स्थापित किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? पक्के आवास उपलब्ध करवाना। बड़ा इजी सवाल है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि IRGY में किस उम्र के व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जा रहा है? तो किस उम्र के व्यक्ति को है जो कि रोजगार प्रदान किया जा रहा है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। 18 से 60 वर्ष। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका
कि इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के कथनों पर विचार व्यक्त करना है दोस्तों आपको। ये केंद्र द्वारा दोस्तों प्रायोजित है या दोस्तों है जो कि सालाना 800 करोड़ का खर्चा है जो कि सरकार करेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर केवल 2 नंबर ही इसका करेक्ट है दोस्तों। ये है जो कि सालाना 800 करोड़ का खर्चा सरकार करेगी। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि संविधान में निहित नगरीय निकायों के कार्य कौन कौन से है दोस्तों, जल्दी से बताइए। नगरीय नियोजन करना, या दोस्तों इसका है जो कि भू उपयोग का नियमन करना कार्य है, या दोस्तों जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन करना, या फिर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह की व्यवस्था करना। तो संविधान में निहित नगरीय निकायों का कौन सा कार्य दोस्तों, कौन कौन से कार्य है, जल्दी से बताइए। कौन से कार्य है? बिल्कुल ये सभी कार्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका कि निम्न में से कौन सा या फिर कौन से अमृत मिशन का उद्देश्य है, जल्दी से बताइए दोस्तों। अमृत मिशन का आपको उद्देश्य बताना है। हर घर एक नल हो, या फिर इसका उद्देश्य है कि पानी और सीवरेज कनेक्शन की सुनिश्चित आपूर्ति, या फिर हरियाली विकसित कर शहरों में सुख सुविधाओं में वृद्धि करना, या प्रदूषण घटाना। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। उद्देश्य सभी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। याद है आपको दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जल्दी से बताइए। कौन सी योजना दोस्तों? अमृत नहीं दोस्तों, स्वदेश दर्शन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, क्या ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि हृदय योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, जल्दी से बताइए दोस्तों। हृदय योजना याद है आपको, कितनी बार दोस्तों आपकी हृदय योजना से संबंधित नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। इन दोस्तों सभी जो आपकी शहरी योजनाएं हैं ना दोस्तों, इनका एक एक पॉइंट दोस्तों आपको कंठस्थ होना चाहिए, तभी दोस्तों आप परीक्षा में है जो कि बड़े इजी तरीके से है जो कि क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इन योजनाओं से संबंधित आपको घुमा घुमा कर है जो कि एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछने वाला है। इसलिए दोस्तों जितनी है जो कि हमने दोस्तों कोशिश हो सके उतनी है जो कि 100% पूरी कोशिश करके दोस्तों आपके लिए है जो कि योजनाओं से संबंधित और धाराओं से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, हृदय योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, याद है आपको। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने किस योजना को प्रस्तावित किया है, जल्दी से बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने किस योजना को प्रस्तावित किया है, तो किस योजना को किया दोस्तों? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अपशिष्ट प्रबंध में क्या शामिल है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अपशिष्ट प्रबंध में दोस्तों याद करो, संग्रहण भी शामिल है, शाकाहार भी शामिल है और प्रसंस्करण भी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन के मॉरिटोरियम की अवधि क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन के मॉरिटोरियम की अवधि दोस्तों आपसे पूछ रहा, अवधि क्या है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 6 माह है दोस्तों, 3 माह है। ऑप्शन नंबर डी छापना, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका अधिनियम में खतरनाक रोगों के अंतर्गत कौन सा रोग है जो कि शामिल नहीं है। देखो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से दोस्तों घुमाकर पूछने वाला है कि नगर पालिका अधिनियम में खतरनाक रोगों के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, तो कौन कौन से रोग शामिल हैं उन्हें आपको याद करना होगा। तो इनमें से दोस्तों कौन सा रोग शामिल नहीं है, याद है आपको। हैजा शामिल है,
प्लेग है और दोस्तों चेचक भी शामिल है। तो शामिल एड्स नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका कि नगर पालिका में परिसीमा और दावा कर के संबंध में कोई अपील कब सुनी जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये अपील कब सुनी जाती है, याद करो दोस्तों। ये अपील है जो कि बिल्कुल ये अपील है जो कि 30 के भीतर होने पर और आवेदक द्वारा कर्त रकम का 25% जमा करवाने पर। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, जल्दी से बताइए दोस्तों। कर अधिरोपण करने से पूर्व नगर पालिका की विशेष बैठक में संकल्प पारित किया जाता है। और दोस्तों धारा 103 में लिखित करों में से कर का चयन किया जाता है। और दोस्तों 1 माह तक लोगों से आपत्ति स्वीकार की जाती है। और है जो कि पारित संकल्प को दूसरी अनुसूची के अनुरूप में एक नोटिस के साथ प्रकाशित किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही नहीं, कौन सा ऑप्शन असत्य छांटना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। कौन सा ऑप्शन दोस्तों असत्य है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी में कौन कौन से शामिल है आपके पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 और 4। तो कर अधिरोपित करने से पूर्व नगर पालिका की विशेष बैठक में संकल्प पारित, और दोस्तों पारित संकल्प को दूसरी अनुसूची के अनुरूप में नोटिस के साथ प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका नियम 2009 के तहत ऐसे कार्यस्थल पर शौचालय की अपेक्षा करती है जहां पर कितने कामगार कार्य करते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, कितने कामगार, 20 से अधिक। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि यदि नगर पालिका बजट में अधिशेष धन उपलब्ध होता है तो उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। उसका प्रयोग है जो कि कहाँ पर किया जाता है, केवल जन कल्याण में नहीं किया जाता दोस्तों, लोक प्रतिभूतियों में भी किया जाता है, लघु बचत योजनाओं में भी किया जाता है, और आपके जन कल्याण में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, डी, ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि नगर पालिका बैठक के नियत समय के पश्चात गणपूर्ति पूरी ना होने पर बैठक स्थगित हो जाती है। कब हो जाती है दोस्तों, कब हो जाती है, 1 घंटा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी छापना, 1 घंटे में, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताइए दोस्तों। नगर पालिका सदस्य अपना इस्तीफा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को देता है, या दोस्तों त्यागपत्र के नोटिस को न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुप्रमाणित कराता है, या त्याग नोटिस की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होगा। और दोस्तों त्याग पत्र के नोटिस को नगर पालिका अध्यक्ष अस्वीकार कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, केवल दोस्तों केवल 3 छापना, इसका एकदम सही है कि त्याग पत्र नोटिस की तारीख के 15 दिन की समाप्ति के पश्चात ही प्रभावी होगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अमृत मिशन के दूसरे चरण में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी कितनी है दोस्तों, जल्दी से बताइए। केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी याद करो दोस्तों, कितनी है, याद है आपको केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी दोस्तों, 45:55। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधी शर्तें कौन सी है, याद करो दोस्तों कौन सी शर्तें हैं। आवेदनकर्ता परिवार के पास पहले से मकान घर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, और एक परिवार को एक ही घर का लाभ मिल सकेगा, ये भी सही है। और आवेदनकर्ता का उस संपत्ति पर कानूनी रूप से स्वामित्व होना चाहिए जिस पर वह घर बना रहा है, बिल्कुल। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी छापना, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका के अभिलेखों की अभिरक्षा हेतु कौन उत्तरदायी होगा, याद करो दोस्तों कौन उत्तरदायी होगा।
नगर पालिका के अभिलेखों की अभिरक्षा हेतु कौन उत्तरदायी होगा दोस्तों? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिए, तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि नगर पालिका संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने की शक्ति किसके पास है? याद है आपको? किसके पास है दोस्तों, जल्दी से बताइए। याद करो दोस्तों, प्रबंधक के पास ही होगी। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका विकास और नगर योजना का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? याद करो दोस्तों, किस अध्याय में किया गया है, जल्दी से बताइए। किस अध्याय में दोस्तों? अध्याय 11 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य नगर पालिका कर्तव्य नहीं है दोस्तों? याद करो दोस्तों जल्दी से। घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों को विनियमन करना, या दोस्तों प्रदूषण के सभी स्वरूपों के निवारण के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना, या समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों और सांख्यिकी का संग्रहण करना, या अस्थायी कर परिक्षेत्रों का उद्धार करना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से बताइए। तो असत्य कथन बताना है दोस्तों, नगर पालिका भूमि अर्जन अधिनियम। सत्य कथन बताना है कि नगर पालिका भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबंधों के अधीन अपनी सीमाओं के भीतर किसी भी भूमि को अर्जित कर सकती है। और दोस्तों ऐसी संपत्ति का मुआवजा नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार को तथित अधिनिर्णित किए जाने से राज्य सरकार देगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका के पदाधिकारियों द्वारा नगर पालिका द्वारा की गई किसी भी संविदा में हित नहीं रखा जाएगा। इसका उल्लेख दोस्तों आपको बताना है किस धारा में से, जो कि इसका मेंशन किया गया है। याद करो दोस्तों, किस धारा में दोस्तों? धारा 64 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि नगर पालिका द्वारा फीस व जुर्माने वसूल करने की शक्ति कौन सी धारा में शामिल है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कौन सी धारा में शामिल है, जल्दी से बताइए। कौन सी धारा में दोस्तों? धारा 105 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान राज्य में नवगठित नगर पालिका के लिए किसका अनुमोदन लिया जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो। राजस्थान राज्य में नवगठित नगर पालिका के लिए किसका अनुमोदन लिया जाता है दोस्तों? किसका लिया जाता? संग्राहक का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगला है आपका कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल अधिकारी कौन होगा? तो कौन होगा दोस्तों नोडल अधिकारी? जिला कलेक्टर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा को स्वर्णिम धारा कहा जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कौन सी धारा को स्वर्णिम धारा कहा जाता है? याद है आपको? धारा 69A को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि कौन सा कथन असत्य है? याद करो दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? हर स्थिति में चाहे वह आरक्षित हो या अनारक्षित हो, अध्यक्ष का कार्यभार उपाध्यक्ष को ही संभाला जाएगा। और यदि कोई अध्यक्ष कार्यभार संभालने से इनकार करता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यभार है जो कि ग्रहण कर लेगा। और दोस्तों यदि अध्यक्ष न हो तो उपाध्यक्ष अपना कार्यभार मुख्य नगरपालिका अधिकारी को संभालता है। और दोस्तों एक सदस्य अध्यक्ष के कार्यभार को 60 दिन से अधिक की कालावधि तक ग्रहण कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, जल्दी से बताइए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट है। चलिए अगला है आपका कि धारा 130 के तहत
मांग के नोटिस का प्रारूप कौन सी अनुसूची के तहत तैयार किया जाता है? कौन सी अनुसूची के तहत दोस्तों? चौथी अनुसूची, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका कि नगर पालिका सीमाओं में परिवर्तन के पर्याप्त सीमा चिन्ह किसके द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे? किसके द्वारा किए जाएंगे दोस्तों, जल्दी से बताइए। किसके द्वारा? जिला कलेक्टर के द्वारा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही है। चलिए वही आपका लास्ट प्रश्न है कि धारा 179 में परियोजना व स्कीम के संबंध में क्या प्रावधान है दोस्तों? याद है आपको? जल्दी से बताइए। अंतरण का संबंध भी है दोस्तों और प्रत्याहरण का संबंध भी है, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। परीक्षा से पहले दोस्तों आपके कुल 30 मॉडल पेपर होने वाले हैं और दोस्तों इन मॉडल पेपर को आपने पूरा समय देकर दोस्तों निकाल लिया तो ये मॉडल पेपर दोस्तों आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ की चिंता मत करो दोस्तों, पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर है जो कि इसी क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल दी बेस्ट।